अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 2021 में। तारीख थी 21 फरवरी जब म्यांमार में जमहूरियत पर शबखून मारा गया। मुल्क की हुक्मरान आंग सान सूची कई हुकूमत का तख्ता उलटकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से इस मुल्क में हमने देखा कि सियासी बहरान है और यही नहीं, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ भी की जा रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि म्यांमार की फौजी हुकूमत ने जमहूरियत के लिए जदोजहद करने वाले सियासी रहनुमाओं और मज़ाहमतकारों के ठिकाने पर एक और फ़ज़ाई हमला किया है। इस हमले में 100 के करीब अफराद के मारे जाने की इत्तलात आ रही हैं, जो कि यकीनन एक बहुत ही तशवीशनाक खबर है। अल जज़ीरा टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि फ़ज़ाई हमला उस वक्त किया गया जब मकामी अफराद एक इंतज़ामी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए जमा थे। हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन, बरतानवी नशियाती इदारा ये रिपोर्ट कर रहा है सारे मामले पर कि 2 साल के दौरान 600 फ़ज़ाई हमले किए गए हैं, जिनमें हज़ारों अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। म्यांमार में इंसानियत का कत्लेआम क्यों किया जा रहा है? हालिया वाक़यात के बाद मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए क्या कोई सवाल कर पाएगा? ये हम अपने तज्ज़ियाकार से जानेंगे। लेकिन हालिया अफसोसनाक वाक़े पर जिसमें 100 लोगों की जान गई है, इस पर पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। फिर हमारे साथ हमारे गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कयूम साहब मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। म्यांमार में फौजी हुकूमत ने मार्शल लॉ के खिलाफ जदोजहद करने वाले सियासी रहनुमाओं और मुज़ाहमतकारों के ठिकाने पर फिजाई हमले किए, जिसके नतीजे में 100 के करीब अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। आलमी खबर से इदारे के मुताबिक म्यांमार की फौज के लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने यंगून के मुजाफाती इलाके पर बमबारी की। ये कस्बा मुल्क में 2 साल कबल की गई फौजी बगावत के खिलाफ मुज़ाहमत का गढ़ समझा जाता है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिजाई हमले उस वक्त शुरू हुए जब मकामी रिहायशी एक इंतजामी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए बड़ी तादाद में जमा थे। इतलात ये आ रही हैं कि मुल्क में फौजी बगावत के नतीजे में कायम होने वाली फौजी हुकूमत के ख्याल में ये इज्तिमा हुकूमत मुखालिफ अस्करी तंजीम का था, जिसे कुचलने के लिए फिजाई कार्रवाई की गई। फौजी हुकूमत की जानिब से इज्तिमा पर फिजाई हमले और इसमें होने वाली हलाकतों से मुतालिक कोई तबसरा नहीं किया गया। इस मुल्क में मार्शल लॉ के बायस ज़राए अबलाग पर पाबंदी और सेंसरशिप के बायस मुस्तनद मालूमात का हुसूल मुश्किल हो गया है। वाक़े के इन्हीं शाहिद ने बैनुल अक़वामी मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि फिजाई हमलों में हलाक होने वालों में 15 ख़वातीन और 10 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। इमदादी कामों में मसरूफ एक रज़ाकार ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि उसने कम से कम 40 लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया है, जबकि लाशों की मुंतकिली का सिलसिला अभी जारी है। खबर एजेंसी के मुताबिक म्यांमार की फौज ने 1 फरवरी 2021 को जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तदार पर कब्जा कर लिया था। मुल्की हुक्मरान आंग सान सूची को बदउनवानी, इश्तियाल अंगेजी समेत दीगर कई केसों में 33 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। जमहूरियत के लिए मुजाहरे करने वाले 15,000 से ज्यादा मुजाहिरीन जेलों में हैं, जबकि 3,000 के करीब मुजाहिरीन हलाक किए गए। फौजी बगावत के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले मुजाहिरों को ताकत से कुचला गया, जिसमें 3,000 के करीब मुजाहिरीन और 47 पुलिस एहलकार हलाक और 5,000 जख्मी हुए, जबकि इंसानी हुकूक के एक सरगर्म कारकुन समेत 6 अफराद को फांसी दी गई। फौजी हुकूमत ने अक्टूबर 2022 में भी सरकारी फिजाइया के हमले में 80 अफराद हलाक हुए थे। मारे जाने वाले अफराद काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के क़याम का जश्न मनाने के लिए जमा थे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने अपने इक़्तिदार को मजबूत तर करने के लिए मुज़ाहमतकारों को कुचलने के लिए उनके इलाकों पर फरवरी 2021 से जनवरी 2023 तक 600 से ज्यादा फिजाई हमले किए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हलाकत खेज फिजाई कार्रवाई आज हुई है। इन हमलों में 155 आम शहरियों के अलावा हजारों अफराद मारे गए। म्यांमार में हंगामा आराई, मुजाहिरों, फौजी ऑपरेशन और जबरी कवानीन के बायस 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और मगरबी ममालिक ने हुक्मरान जर्नैलों के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा म्यांमार की सूरत हाल पर मुसलसल खबरदार करने के साथ साथ मुतालबा किया जाता रहा है कि आलमी ममालिक म्यांमार में सूरत हाल की बेहतरी के लिए दबाव डालें। इसी दबाव से बचने के लिए हालिया दिनों म्यांमार की फौजी हुकूमत ने मुल्क में इलेक्शन का ऐलान किया था, लेकिन आंग सान सूची की जमात नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी समेत जमहूरी इक़्तिदार रखने वाली 40 पार्टीज को तहलील कर दिया गया।
और वजह ये बताएगी कि उन्होंने वक्त पर इलेक्शन के लिए साइन अप नहीं किया था। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। प्रोफेसर साहब शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। अच्छा प्रोफेसर साहब, मौजू है आज हमारा म्यांमार, जहां हम ये देखते हैं कि जमहूरियत के लिए जो भी आवाज़ उठाता है उसे कुचला जा रहा है, चाहे वो मासूम बच्चे हैं, चाहे वो ख्वातीन हैं। जाहिर है कि ये इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है, लेकिन पहले ज़रा हमें ये समझा दीजिएगा कि खिलाफ वर्जी म्यांमार में की क्यों जा रही है। ये इसमें ऐसा है कि देखें आप, दुनिया में मार्शल लॉज लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये दुनिया की हिस्ट्री के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो रहा है और इंतहाई अफसोसनाक है कि आम जो इंसान हैं, जो कि शहरी आबादी है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वो शहरी आबादी का कोई बाकायदा इस तरह कोई ना उनकी कोई अस्करी तंजीम होती है। वो शहरी लोग जो हैं वो मासूम लोग हैं जिनको ये निशाना बनाया जा रहा है, और ये बिल्कुल सारी दुनिया की समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हर मुल्क में अपने मुखालफों को तो मारा जाता है, चलो ठीक है, ये किसी हद तक ठीक है, मार्शल लॉ भी लगते हैं, डिक्टेटर हुकूमतें भी आती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादती है कि शहरी आबादी को, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, और इस तरह बेदर्दी से मारा गया। और ये इंतहाई अफसोसनाक है, और अच्छी बात है कि सारी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी जो पूरा मीडिया है, वो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा होना। सब एक और बात फरमा दीजिएगा, क्या मजम्मत किए जाना काफ़ी है? क्योंकि हम देखते हैं कि म्यांमार में जो फौजी हुकूमत है, इसने अभी कुछ 2 हफ्ते कबल ही जो माजूल जमहूरी रहनुमा है आंग सान सूची, उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो उनकी पार्टी है, उस समय 40 और जो जमातें थीं उनको तहलील कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि आलमी सतह पर इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। अमेरिका समेत जो दिगर और ममालिक हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार भी किया, लेकिन ये तशवीश किसी काम नहीं आई है। अब हम देख रहे हैं, इससे पहले भी ज़रा 600 के करीब फ़ज़ाई हमले यहाँ पर अपने ही लोगों के ऊपर किए गए हैं, यहाँ की फ़ौज की जानिब से, उस पर हमेशा तशवीश का इजहार किया जाता है, हमेशा मजम्मत की जाती है। इससे आगे कुछ मामला बढ़ेगा? क्योंकि इससे तो रुकने वाली नहीं है यहाँ की फ़ौज सर। इस तरह कुछ भी मसला हल नहीं होगा। जो दुनिया में एक असूल है और अक़वाम मुत्तहिदा के जो कानून हैं उसके मुताबिक ये है कि सलामती कौंसल का एक अजलास बुलाया जाए, और उसमें म्यांमार के जो हैं वो लीडर्स, उनको भी बुलाया जाए, और बाकायदा बैठ के बातचीत की जाए, और उनको वार्न किया जाए कि अगर वो इस तरह की हरकत जो अपनी ही शहरी आबादी के ऊपर कर रहे हैं, अगर वो बाज नहीं आएंगे, तो आलमी तौर पर पूरी दुनिया को चाहिए कि ऐसे मुल्क का सोशल बाइकाट किया जाए। ये सोशल बाइकाट एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जिसके साथ हर मुल्क जो है, जहाँ भी कोई डिक्टेटरशिप होती है, वो मामलात को वो समझते हैं फिर उस मामले में, और उसका रिज़ल्ट भी हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब ये प्रेशर डाला है तो उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया है। बेशक उन्होंने सियासी पार्टियों को उन्होंने बैन किया, लेकिन जब ये अक़वाम मुत्तहिदा को ये भी चाहिए कि साथ ही ये भी मुतालबा करे कि अक़वाम, ये जितनी भी उन्होंने सियासी पार्टियों को बैन किया है या तहलील किया है, उन सब को बहाल किया जाए, क्योंकि अगर वो सियासी पार्टियां बहाल नहीं होंगी तो जमहूरियत नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन अगर सियासी पार्टियों के बगैर। सर वहाँ की फौजी हुकूमत इस बात को तस्लीम नहीं करती है, और दिखाई ऐसा ही दे रहा है कि वो करेंगे भी नहीं। ये जो दोबारा से तहलील की गई पार्टीज़ हैं, इनको दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा लेने की अगर इजाज़त नहीं दी जाती है, इसी तरह से अपने लोगों का जो कत्लेआम है वो जारी रखा जाता है, तो फिर आलमी बरादरी के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा के पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं सर? अक़वाम मुत्तहिदा के पास ऑप्शंस जो है ना वो यही होते हैं कि जी, एक तो सोशल बाइकआउट किया जाता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में ये होता है कि जितनी भी सुपर पावर्स हैं वो बाकायदा उन मुल्कों को हर लिहाज से इकोनॉमिकल बाइकआउट भी किया जाता है, और इकोनॉमिक्स के बगैर आपको पता सारी दुनिया में इस वक्त मुआशी दौड़ लगी है। आखिर उस मुल्क ने भी जिंदा रहना है, उसके इर्द गिर्द पड़ोसी ममालिक भी उसके साथ अगर वो सोशल बाइकआउट का अमल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हर मुल्क में फिर चेंजेस आती हैं। और यही एक बेहतरीन तरीका है कि जब तक एक मुकम्मल, एक पूरे जोशो खरोश के साथ पूरी दुनिया की जो ममालिक हैं वो इसका बाइकाट नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पूरे जोशो खरोश के साथ तो जो अभी बड़े ममालिक हैं, जो भी बड़ी ताकतें हैं, वो तो यूक्रेन और रशिया के मामले में सर उलझी हुई दिखाई देती हैं। कौन तवज्जो दिलाएगा इस जानिब, म्यांमार की जानिब जो कत्लेआम वहाँ पर हो रहा है? कोई आपको लगता है इंटरवीन करेगा? कोई बड़ा ऐसा मुल्क जिसके कहने पर कुछ असर हो म्यांमार की हुकूमत पर?
जी, असर हो सकता है। देखें, इस मामले को रशिया और यूक्रेन वॉर से थोड़ा-सा डिफरेंट है कि ये यहाँ इन्होंने वो रशिया ने अगर किया तो यूक्रेन के खिलाफ किया था, जो कि दूसरा मुल्क था। ये लोग तो अपनी ही अवाम के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, तो सर जी अपनी फिर अवाम यहाँ तो के ज्यादा ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए ना आलमी बरादरी की जानिब से। हाँ जी, क्योंकि ये इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है कि कोई फौज जो है अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी शुरू कर दे। मासूम लोगों ये को। एक बहुत बड़ा जुल्म है, ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। हमेशा फौज जो होती है वो अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए होती है। अपने ही मुल्क के लोगों को अगर फौज ही मारना शुरू कर दे तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता नहीं है। कर रही है ना अब ये हिफाजत तो नहीं कर रही है म्यांमार के अंदर फौज जो है बल्कि लोगों को इनफैक्ट वहाँ पर मासूम बच्चों को ख़वातीन को भी मारा जा रहा है, फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं। ऐसे एक बड़ा फ़ज़ाई हमला ज़ाहिर है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं बेगुनाह लोगों पर किया गया, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। मुझे बस ये बता दीजिएगा कि अभी हो क्या रहा है म्यांमार के मसले पर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जो म्यांमार की हुकूमत को मजबूर कर सके कि आपने ये नहीं करना है, आपने इस चीज़ से रुकना है, सिवाय मजम्मत के, सिवाय तशवीश के। सर किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ हो रहा है म्यांमार की हुकूमत को ऐसा करने से रोकने के लिए? देखें, आज जो वाक़या हुआ है ना जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और ये वाक़या जो है इसको CNN ने, अल जज़ीरा टीवी ने, BBC ने, ये सारे टीवीज़ जो हैं, ये इंटरनेशनल है मीडिया, इन्होंने इसको बड़ी सख्ती से इसको किया है और उसकी वजह से उनसे जो मुतल्लिका गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी इसकी ठीक-ठाक मज़म्मत की है और एक बाकायदा बहुत उम्मीद है कि जल्द ही इसके ऊपर सलामती कौंसिल का अजलास बिठाया जाए, जो आज, क्योंकि जितना सीरियसली आज आलमी मीडिया ने और आलमी ताकतों ने आज इस मसले को लिया है, इससे पहले इतना सीरियसली इस मसले को कभी नहीं लिया। और मुझे बहुत उम्मीद है कि अब इसके बाद ज़रूर कोई ना कोई ऐसा स्टेप, कोई ना कोई ऐसा मुतालबा म्यांमार की हुकूमत से, फ़ौजी हुकूमत से किया जाएगा, जिसके बाद हालात के बेहतर होने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, आपको लगता है कि जो 100 जानें आज गई हैं इस इंसिडेंट के अंदर, इस सानहे के अंदर, इनफैक्ट जो अपने ही लोगों पर यह अटैक किया गया है, फ़ज़ाई हमला किया गया है, ये 100 जानें आपको लगता है कि उस तरह से रायगा नहीं जाएंगी जैसे इससे पहले जानें जो 600 अटैक्स के अंदर ज़ाया हुई हैं? सिर्फ तशवीश का इजहार किया गया, मज़म्मत का इजहार किया गया, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर साजिद क़य्यूम साहब, अब आपसे ये समझते हैं कि इस तशवीश से आगे बढ़कर भी इक़दामात कोई ना कोई कर रही होगी आलमी बरादरी। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के और इस अहम मामले पर, अहम खबर पर अपना तज्ज़िया हमसे शेयर करें। जी, एक और मामला जो है वो बड़ा ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है, रुकने में नहीं आ रहा है, थमने में नहीं आ रहा है, और ये है जी अमेरिका में गन वायलेंस, जिसके वाक़यात को रोकना खुद अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। सदर जो बाइडन जो इक़्तिदार में आने के बाद से असलहे से मुतालिक जो कवानीन हैं उनको मजबूत बनाने के हामी रहे हैं। कानून साजी की राह में, हाल राह में जो रुकावटें हैं वो दूर न होने के बायस मास शूटिंग के वाक़यात जो हैं अमेरिका में उनकी मौजूदगी के बावजूद बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका की रियासत में फायरिंग का एक और वाक़या पेश आया है। हमला आवर ने बैंक में घुसकर उसके अमले पर गोलियां बरसा दी हैं और इस अफसोसनाक वाक़ये में 5 अफराद हलाक जबकि 8 के ज़ख्मी होने की हम तक अभी तक इत्तलात पहुँची हैं। ये मनाजिर हम आपको उसी जगह के दिखा रहे हैं जहाँ ये वाक़या हुआ है। नाज़रीन, अमरीकी इदारे गन वायलेंस आर्काइव के अदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि रवां साल के महज 3 माह और 11 रोज़ के दौरान मास शूटिंग के 146 वाक़यात पेश आ चुके हैं अमेरिका में, जिनमें 4,965 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इसमें बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद, 71 बच्चे इसके अंदर शामिल हैं। कत्ल, खुदकुशी और दीगर वारदातों में असलहे से होने वाली अमवात की तादाद जो है, मजमूई तादाद, वो 11,600 से ज़्यादा है, जबकि फायरिंग के वाक़यात में 8,008 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। कानून साज़ों को सख्त कवानीन लाने में मुश्किलात क्यों दरपेश हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? पुलिस का इस वाक़ये के हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो भी हम आपसे इस पैकेज में शेयर कर रहे होंगे, लेकिन ये जो वहाँ पर गन वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? क्यों यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती है अमेरिका के अंदर कि असलहे की फ़रोख्त जो है इस तरह से किसी भी शहरी को एक ID कार्ड दिखाने पर जैसे उसको असलहा फराम कर दिया जाता है, इसको क्यों नहीं रोका जा पा रहा है? ये सारी चीज़ें आज हमने एक रिपोर्ट में समझी हैं। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर जी अमेरिका इससे सीनियर सहाफ़ी जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक है, मोहम्मद आतिफ साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे इस पर।
अमरीकी रियासत केंटकी के लुइसविल में बैंक के साबिक मुलाजिम ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे के वक्त शहर के मरकज में वाक़े ओल्ड नेशनल बैंक में पेश आया। बंदूक बरदार ने इस हमले को इंस्टाग्राम पर लाइव नशर भी किया। पुलिस हुक्काम ने बताया कि हमले के नतीजे में हलाक होने वालों की उम्रें 40 से 64 बरस के दरमियान थी, जबकि वाक़े में 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने 2 हफ्ते कबल फोर्स में ग्रेजुएशन किया था, जबकि दूसरे ने सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने वाक़े के 3 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई करते हुए फायरिंग के तबादले में हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने हमलावर की शनाख्त 25 साला बैंक के साबिक मुलाजिम के तौर पर की है। इस वाक़े के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने बताया, उनका एक दोस्त जो कि बैंक का सीनियर नायब सदर है, वो भी मुतासरीन में शामिल हैं। केंटकी के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग का कहना था कि हम एक कम्युनिटी के तौर पर मुत्तहिद होकर यहाँ और रियासत भर में बंदूक के तशद्दुद की इन होलनाक कार्रवाइयों को रोकने के लिए काम करेंगे। फायरिंग के वाक़यात पर अवामी सतह पर गम गुस्सा पाया जाता है, ताहम चूँकि अमरीका में गन कंट्रोल को सख्त करने की कोशिशों की अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी मुखालिफ है, इसलिए अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। सदर जो बाइडन ने इसके रद्द अमल में ट्विटर पर लिखा, इस पर कार्रवाई न होने से बहुत सारे अमरीकी अपनी जानों की कीमत अदा कर रहे हैं। उन्होंने कानून साजों पर जोर दिया कि हथियारों पर पाबंदी आयद करें, लेकिन अमरीका में बंदूक की सलाह सियासी तौर पर मुतनाज़ मसला है। रिपब्लिकन्स ने तवील अरसे से बंदूकों पर काबू पाने के सख्त इक़दामात की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया है। रिपब्लिकन्स के मुताबिक ये दलील देते हैं कि इससे अमरीकी आइन की दूसरी तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी। उनका कहना है कि शहरियों के हथियार उठाने का उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। मुतअद्दिद डेमोक्रेटिक्स ने लुइसविल वाक़े के बाद असलहे से मुतल्लिक़ क़वानीन में इस्लाहात पर जोर देने का मुतालबा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक केंटकी उन 26 रियासतों में से एक है जो 21 साल से ज़्यादा उम्र के नौजवानों को लाइसेंस के बगैर आतिशी असलहा खरीदने और ले जाने की इजाज़त देती है। बिल्कुल जी, लाइसेंस के बगैर भी ये इजाज़त दे दी गई है। और अब होता क्या है कि जिस घर में ये गन्स मौजूद होती हैं, उस घर में जिन घरों के अंदर बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने बैग्स में अमेरिका के अंदर ये गन्स जो है वो छुपा कर ले जाते हैं। और फिर अमेरिका के बहुत सारे स्कूल्स के अंदर से हमें ये ख़बरें आ रही होती हैं, ये तलात आ रही होती हैं कि जी अमेरिका के फ़लाँ रियासत के फ़लाँ स्कूल के अंदर एक बच्चे ने जो है वो फायर खोल दिया अपने साथी स्टूडेंट्स पर, और उसकी वजह से इतने बच्चों की जान चली गई। फिर कुछ दिन हम देखते हैं कि खबर जो है मीडिया की जीनत बनी रहती है, कवानीन बनाने की बात की जाती है, कवानीन बन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ये चीज़ हम जानेंगे जी मोहम्मद आतिफ साहब से, सीनियर सहाफ़ी वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक। हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आतिफ साहब। जी शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा आतिफ साहब, अमेरिका में जब हम बात करते हैं ये मास शूटिंग वाक़यात की, तो हम देख रहे हैं कि इनमें 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है हालिया दिनों में। जो बाइडेन इंतज़ामिया की भी अगर हम बात करें तो गन वायलेंस पर कानून साजी पर ये बहुत ज़्यादा ज़ोर तो हर वाक़ये के बाद देती है, लेकिन इसे नाकामी का सामना क्यों करना पड़ता है? ऐसी क्या इस्लाहात हैं कानून के अंदर जो करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है जो बाइडेन इंतज़ामिया को, और क्यों आ रहा है सर ये प्रॉब्लम? पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा। जी देखिए, यहाँ एक बात तो बहुत ही वाज़े है कि ये एक पॉलिटिकल मसला है। अमेरिका की 2 जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनमें से एक ज़्यादा सख्त कवानीन की हामी है, जबकि दूसरी जमात ये कहती है कि इस किस्म के कवानीन लागू करने का मकसद ये है कि लोगों को उनके इस आईनी हक से महरूम किया जा सके। याद रखिए कि अमेरिका में लोगों को अमरीकी आइन ये हक देता है कि वो असलहा खरीद सकते हैं और असलहा अपने पास रख सकते हैं। तो ये एक बुनियादी इशू है जो कि एक पॉलिटिकल इशू है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट गन लॉज हों, जबकि रिपब्लिकन्स इसके खिलाफ है।
ठीक है, अच्छा, लेकिन अब ये जो कवानीन हैं, चलें दो जमातें हैं, दो डिफरेंट ओपिनियंस रखती हैं, लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया है, जिस बारे में हमें बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती है, ख़ास तौर पर तब बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती है जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। अभी कुछ अर्सा कबल एक स्कूल के अंदर एक बड़ा वाक़या हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी, और जो वालिदैन ने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है, जो एक कम्युनिटी बनाई है, जो असलहे की फ़रोख्त के ख़िलाफ़ है और इस तरह से असलहे के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुतालबा किया था, और ये मुतालबा बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था आतिफ साहब अमेरिका के अंदर कि गन वायलेंस को रोकने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम किए जाने चाहिए। उसके बाद हमने देखा इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा मुतहरिक हुई और फिर से कवानीन में कुछ तब्दीली की, इस्लाहात की बात हुई। ये रुक क्यों जाता है सर ये अमल? इसकी मुखालिफत ज़्यादा कौन करता है? गन लॉबी इसकी मुखालिफत करती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के अंदर। देखिए, गन लॉबी में जो सबसे बड़ी अमेरिका में लॉबी है, एनआरए कहा जाता है जिसको, वो यकीनन एक बहुत ही ताकतवर इदारा है। उसका बजट बहुत ज़्यादा है। वो बहुत से पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं उनको सपोर्ट करती है। बहुत से लोग सपोर्ट लेने के लिए एनआरए के पास जाते हैं। चूँकि ये एक सियासी इशू है, इसलिए उसकी सपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो ऐसी रियासतों से इलेक्शन लड़ते हैं जहाँ पर इसको एक बुनियादी हक तस्वुर किया जाता है। ये अमर अपनी जगह है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये एक सियासी इशू है। सियासी इशू पे बायपार्टिजन सपोर्ट होना ज़रूरी है, और बायपार्टिजन सपोर्ट उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक दोनों जमातें उन इश्यूज के ऊपर मुत्तफिक ना हो, उन मेजर्स के ऊपर मुत्तफिक ना हो, जब तक ऐसा कोई रिजल्ट हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो कि समझते हैं कि गन्स की ख़रीदारी इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए है। कोई भी शख्स जो किसी भी किस्म का हथियार ख़रीदने जाता है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए है, उसकी हिस्ट्री चेक की जानी चाहिए, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए कि क्या ये शख्स जराइम पेशा तो नहीं, क्या ये शख्स नफ्सियाती किसी मसाइल का किस्म शिकार तो नहीं। शिकार तो नहीं। और बहुत सी ऐसी काउंटीज और रियासतें हैं जहां पर इस किस्म के मेजर्स लिए जा चुके हैं। यानी वॉशिंगटन से बाहर बिल्कुल साथ ही यहाँ पे जो स्टेट है वर्जीनिया, इसकी बहुत सी काउंटीज ऐसी हैं जहां पर अगर आज कोई अगर एक हैंड गन भी खरीदने जाता है तो वो हैंड गन वहां से खरीद नहीं सकता। वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है, वो ये बता सकता है कि मुझे ये गन खरीदनी है, लेकिन साथ ही फिर उसको अपना ड्राइवर्स लाइसेंस जिसको यहाँ आईडी कार्ड तस्वुर किया जाता है जी जी। वो देना होगा, और उसके साथ एक फॉर्म पुर करके देना होगा जो कि मकामी जो पुलिस है उसके पास जाएगा, और वो मकामी पुलिस उस शख्स की इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद वो शख्स वो गन उस दुकान से या उस मॉल से ले जाने का मजाज होगा, इसके बगैर वो नहीं ले जा सकेगा। लेकिन बहुत सी रियासतें अमेरिका में ऐसी हैं जहाँ पर जैसे एक ये कह लीजिए कि जुमा बाजार लगता है और वहाँ पे बहुत से गन सेलर्स आते हैं, एक ओपन मार्केट होती है, कोई भी जाके वहाँ से अपनी पसंद की गन खरीद सकता है। और इसकी वजह यही है कि ये एक सियासी इशू है, ये एक ऐसा इशू है जिस पर अमरीकी अवाम मुनक़सिम है। कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका हक है कि वो बंदूक अपने पास रखें, कुछ लोग मैं समझते इसी हैं कि जानिब आना चाह रही थी आतिफ साहब, कुछ परसेंटेज आप बता सकें, कुछ ऐसे सर्वेस किए गए हों अमेरिका के अंदर, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स अगर सर आपकी नज़र से गुजरी हों, कितने परसेंट अमरीकी ऐसे हैं जो ये सोचते हैं? चलिए मुख्तलिफ रियासतों की बात कर लेते हैं ना, किसी एक रियासत का अगर आप हमें बता सकें कि वहाँ की ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो ये चाहती है कि गन होनी चाहिए आम किसी शख्स के पास डिफेंस के लिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे सर्वे किए गए हैं अमेरिका में सर? देखिए, ये एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर है। 50 से ज़ायद रियासतें हैं, हर रियासत आज़ाद है। ये बात आपके देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि यहाँ की रियासतें आज़ाद हैं अपने तमाम तर कवानीन बनाने के लिए। अगर बाकी सतह पर कोई पाबंदी लगा भी दी जाती है, कोई मेजर्स ले भी दिए जाते हैं, तो रियासत के पास ये हक है कि वो उनको मानने से इनकार कर दे और वो अपनी लेजिस्लेशन करे। इस किस्म के जब वाक़यात होते हैं आसमा, तो उस वक्त जो सर्वेज होते हैं वो थोड़े से ये कह लीजिए कि जैसे कोई भी बड़ा वाक़या होता है तो लोगों के सेंटिमेंट्स एकदम से बदल जाते हैं। तो इस किस्म के जो सर्वेज हैं वो हतमी नहीं होते, लोगों की राय तब्दील होती रहती है, और ये एक ऐसा इशू है कि ये एक लॉन्ग टर्म बहस है।
بہت عرصے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اسی مہینے میں 3 واقعات تو اب تک ہو چکے ہیں، بڑے جن کو ماس شوٹنگ کے واقعات کہا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کے جو سرویز ہیں ان کو ہم کوئی حتمی رائے تصور نہیں کر سکتے، اور ہر ریاست میں کچھ ایسے پاکٹس ہوتے ہیں جہاں پر ریپبلکن یا ایسے لوگوں کو کہہ لیجئے، ریپبلکن نہیں کہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی جہاں جو لوگ گنز کے حق میں بات کرتے ہیں. اسی ریاست میں بعض علاقے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر گنز کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہو کہ اس کا ایکسیس ہر کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو خریدنے کے لیے اسٹرکٹ لاز بنائے جانے چاہیے. یعنی ورجینیا کی ریاست جس کی میں نے پہلے اگزامپل دی، اسی ریاست میں ایسے پاکٹس ہیں جہاں پر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ نہیں، عام دکانوں کے اوپر، وال مارٹ کے اوپر یا اس طرح کے جو سٹورز ہوتے ہیں ان کے اوپر گنز بکنی ہی نہیں چاہیے ہیں. اسی طرح بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں، یہ تو آئین نے ہمیں حق دیا ہے اور ہمیں یہ جو اسلحہ ہے اس تک رسائی حاصل ہونی چاہیے. اس کی ایک اور میں آپ کے دیکھنے والوں کو نا اس کا بیک گراؤنڈ چاہتا ہوں. دیکھیے، امریکہ نے جو آزادی حاصل کی ہے نا، وہ ایک آرمڈ اسٹرگل کے بعد حاصل کی تھی. امریکہ نے برطانیہ کی فوجوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی تھی مقامی امریکیوں کے ساتھ مل کر، جو یورپین مائیگرنٹس تھے انہوں نے، اور اس کے نتیجے میں امریکہ آزاد ہوا تھا. تو اس کو جب ہم امریکہ میں گنز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہے کہ ایسا کیوں ہے، آئین میں اس کو یہ شکل کیوں دی گئی ہے، the right to bear arms کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہی لوگ جو مقامی امریکی تھے یا جو ہجرت کر کے امریکہ کے لینڈ پر آئے تھے، انہوں نے یہ جنگ لڑی تھی. ٹھیک ہے. اچھا عاطف صاحب، ایک اور چیز پھر فرما دیجیے گا، جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر کہ گنز ہونی چاہیے ہیں نہیں چاہیے ابھی تو، لیکن ہم جانتے ہیں نا کہ اتنی آبادی نہیں ہے امریکہ کی جتنی امریکہ کے اندر گنز موجود ہیں، تو تب تک کے لیے کیا پھر حل سوچا گیا ہے؟ کچھ سیکیورٹی بڑھائی جاتی ہے؟ جیسے آج ہم نے دیکھا کہ بینک کے اندر یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سکولز کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں، بچے اپنے بیگز کے اندر گنز رکھ کر لے جاتے ہیں. تو کچھ سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے؟ کیونکہ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر جب ہم امریکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا جب ہم برطانیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھ کر کہ وہاں تو ہر کوئی آزاد گھوم سکتا ہے، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، آپ دن میں رات میں کسی بھی وقت کوئی بھی قیمتی چیز اٹھا کر باہر نکل سکتے ہیں، آپ کو کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. تو پھر ایسے میں یہ جب گن کلچر کی وجہ سے بہت زیادہ ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں سر، تو سیکیورٹی کا وہاں پر کوئی کانسیپٹ اس کو بڑھایا گیا ہے سیکیورٹی کو کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں میں، سکولز میں خاص طور پہ سر؟ دیکھیے، ہر چیز کے میجرز تو لیے جاتے ہیں اور پری پلاننگ بھی ہوتی ہے. جیسے اسکولوں میں ایسے دروازے لگائے جاتے ہیں جو کہ میٹل ڈورز ہوتے ہیں، ہارڈ ڈورز ہوتے ہیں، اور باہر سے اگر کوئی بھی شخص اسکول میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو پہلے سیکیورٹی کیمرہ کے اوپر آ کر اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیوں اس اسکول میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. یہ جو واقعات آپ نے جن کا ذکر کیا ہے، یہ آؤٹ سائڈرز نے نہیں کیے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو ان جگہوں پر کام کرتے تھے. جیسے جس بینک کی شوٹنگ کی بات ہو رہی ہے، وہ بینک کے امپلائی تھے، ان کے لیے سیکیورٹی میجرز اس طرح کے نہیں تھے جو کہ ایک آؤٹ سائڈر کے لیے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی پبلک بلڈنگ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کسی قسم کی ایسی کوئی سیکیورٹی اسکریننگ نہیں ہوتی ہے، لیکن بینک میں یا دیگر جو بڑے وفاقی یا ریاستی دفاتر ہوتے ہیں ان میں جب جانا ہوتا ہے تو سیکیورٹی گیٹ سے گزر کے جانا ہوتا ہے. لیکن امپلائیز کے لیے یا وہ جو کانٹریکٹرز وہاں مستقل طور پر کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ اسکریننگ ضروری نہیں ہوتی. اگر کوئی اپنے بیگ میں کوئی چیز ڈال کر لے جا رہا ہے تو اس کو پکڑنا ناممکن ہے. اس کے لیے اور جو اسکولوں میں واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے تھرو، اس کے لیے اب جو میجرز لیے گئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ایک قانون مختلف ریاستوں میں پاس کیا گیا تھا کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی گن اٹھا کر اسکول لے آتا ہے تو اس پر اس کے والدین قدم چلایا جائے گا، اور ایسا ہوا بھی ہے. چند ہفتے پہلے ورجینیا کے ایک اسکول میں ایک 6 سالہ بچہ اپنی والدہ کی گن اسکول میں لے آیا تھا، اپنی ٹیچر کو شوٹ کیا تھا. تو آج ہی ایک عدالت نے ان کی والدہ کو اس کیس میں مجرم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے اسلحے کو بحفاظت نہیں رکھی، جس کی وجہ سے ان کے بچے کے پاس وہ آ گیا. بہت شکریہ محمد عاطف صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کی گفتگو سے جو اندازہ ہم لگا پائے ہیں وہ یہی ہے کہ جب تک واضح قوانین نہیں بنتے ہیں امریکہ کے اندر اس گن وائلنس کو لے کر، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن ان کی روک تھام اس طرح سے ممکن
नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद आतिफ साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक, वक्त निकाल रहे थे मेरे शो के लिए और मैं बता रहे थे कि क्यों अमेरिका में जो मास शूटिंग के वाक़यात हैं ये रुकने में थमने में नहीं आ रहे हैं। सियासी मसला है, चलें सियासी ही सही, इसका हल तो निकाला जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका हल नहीं निकल पा रहा है और वो है जी बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए तनाज़ात, जिनका हम अपने प्रोग्राम में जिक्र करते भी रहते हैं, अभी भी जिक्र कर रहे हैं। इसका तज़किरा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में भी सुना गया है। पाकिस्तान ने इस इजलास में खबरदार किया है कि हथियारों की जो बढ़ती हुई फ़रोख्त है वो आलमी अमन के लिए एक ख़तरा है। चंद मुल्कों की इंतहाई कौम परस्ताना और तसल्लुत पसंद पॉलिसियाँ इस सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रही हैं। नाज़रीन, सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल एज़ोमी नॉकमेटिस ने भी इस पर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में नाज़रीन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें इंकशाफ ये किया गया है कि 2010 से 2015 तक ये हथियार हर साल तकरीबन 2 लाख अमवात का सबब बन रहे हैं। अब भी तकरीबन 1 अरब छोटे हथियारों का फैलाव एक बहुत बड़ा आलमी ख़तरा है। पाकिस्तानी सफ़ीर हैं जी आमिर खान, जिन्होंने इस मौके पर यह कहा कि गैर कानूनी तिजारत और कमज़ोर कवानीन हथियारों की बआसानी दस्तयाबी इन वजूहात में शामिल हैं, जिससे हर रोज़ ख़वातीन और बच्चों समेत मासूम लोग इन हथियारों को इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्दों, मुजरिमों और बागियों के कातिलाना अज़ाइम का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से असलहे की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात को अपनाने की ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। लेकिन नाज़रीन, वो कौन कौन से ममालिक हैं जो ख़तरनाक हथियार और फ़ौरी साजो सामान की फ़रोख्त में सर फ़हरिस्त हैं, और वो कौन से ममालिक हैं जो इनसे ये हथियार ख़रीदते हैं, क्यों ख़रीदते हैं? वो हथियार जिनसे इतने मासूम लोगों की जान जो है इतनी बड़ी तादाद में जा रही है, जिस मसले की जानिब पाकिस्तान ने आज निशानदेही की है। इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको फ़हरिस्त दिखाते हैं जो ममालिक इतनी बड़ी तादाद में ये असलहा फ़रोख्त कर रहा है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी को खबरदार किया कि हथियारों और फौजी साजो सामान की गैर मुनज़्ज़म फिरोख्त आलमी अमन के लिए खतरा है। असलहे की तिजारत को मुनज़्ज़म करने की जरूरत पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर खान ने कहा कि चंद ममालिक की इंतहाई कौम परस्ताना और तसल्लुत पसंद पॉलिसियों ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर खान ने अपने खिताब में बारावर कराया कि आलमी अमन और सलामती को कुछ रियासतों की इंतहाई कौमपरस्त और तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों से खतरा लाहक है, खासतौर पर वो रियासतें जो इंतहा पसंद नजरियात से मुतासिर हैं। In most cases, peace and security is threatened by the ultra-nationalist and hegemonic policies of some states, particularly those that are turbocharged by the extremist ideologies. These states seek to build up conventional and nuclear weapons capabilities, including by acquisitions of weapons to threaten neighbors, impose their regional hegemony, and promote great power aspirations. उन्होंने कहा कि ये रियासतें रवायती और जौहरी हथियारों की सलाहियतें बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं ताकि पड़ोसी ममालिक को धमकाया जा सके और इलाकाई बालादस्ती कायम की जा सके, आलमी ताकत बनने की ख्वाहिशात की तकमील की जा सके। ये रियासतें अक़लियतों पर जुल्म ढाती हैं और खुद इरादियत को भी कुचल देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल एज़ोमी ने इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में बताया कि तकरीबन 1 अरब छोटे हथियारों का फैलाव एक बड़ा आलमी खतरा है। 2010 से 2015 तक ये हथियार हर साल तकरीबन 2 लाख अमवात का सबब बने। रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक और अहम मसले पर रोशनी डाली, जो कि हथियारों की गैर जिम्मेदाराना पैदावार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में हथियारों की 80% बरामदात 6 ममालिक फ्रांस, जर्मनी, रूस, बरतानिया, अमरीका और चीन से होती है। अक़वाम मुत्तहिदा का प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इंटरनेशनल ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट और फायर आर्म प्रोटोकॉल इन हथियारों के इस्तेमाल, ज़ाब्ते और इनके असरात से निपटने के लिए एक मयारी फ्रेमवर्क फराहम करता है। तमाम ममालिक को इसे मुकम्मल तौर पर लागू करने के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। सलामती कौंसिल में मुबाहसे के आगाज पर अंडर सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आर्म्स कंट्रोल के तमाम बैनुल अक़वामी, इलाकाई और आलमी मुआहिदों और फ्रेमवर्क्स को हथियारों की मुंतकिली में शफाफियत को फ़रोग़ देने और इनकी तिजारत को रेगुलेट करने के लिए मौसर अंदाज में बरोकार लाया जाना चाहिए।
बिल्कुल जी, असलहा फ़रोख्त किया जा रहा है, बहुत से ममालिक की जानिब से, बहुत से गिरोहों की जानिब से ख़रीदा जा रहा है और इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। ऐसी एक ख़बर हमारे पास आई है नाइजीरिया से, जहां एक हफ़्ते के दौरान 74 अफराद को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया गया है। ये जो वाक़यात हैं ये बेनोए और ओटकपो के इलाकों में पेश आए हैं। कहा यह जा रहा है कि किसान और चरवाहों के दरमियान यहाँ तसादम हुआ। किसान अपनी फसलों की तबाहाली का ज़िम्मेदार चरवाहों को ठहराते हैं क्योंकि उनके मवेशी खेत में घुसते हैं और ये झगड़ा जान तक ले जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा खुश्क साली और आबादी के इजाफे ने भी इन तनाज़ात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। ज़ाहिर है इन इलाकों के जब हालात पहले से सही नहीं हैं, यहाँ पर खुश्क साली है, खुराक की उस तरह से फराहमी नहीं है और फिर कोई अगर मेहनत करके कोई किसान अपनी फसल उगाता है और उसको चरवाहे जो हैं वो अपने जानवर छोड़ कर यहाँ पर तबाह कर देते हैं तो फिर झगड़ा तो होगा। लेकिन ये झगड़ा जो है ये इस कदर फैल गया है कि इसमें बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। और सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि दूर दराज इलाकों में जो अफराद कत्ल कर दिए जाते थे उनकी खबर भी कई रोज़ तक मंजर आम पर नहीं आती है। नाइजीरिया के हालिया वाक़यात जो हैं इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कुछ आपको दिखाएंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये रुक क्यों नहीं पा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। नाइजीरिया की रियासत बेनवे में मुसल्लह ग्रुपों के 2 अलग अलग हमलों में हलाकतों की तादाद 74 तक पहुंच गई। बेनवे के रियासती हुकाम और पुलिस के मुताबिक तसादुम के वाक़यात किसानों और बेघर अफराद के कैंप में पेश आए जिनमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। रियासती पुलिस की तर्जुमान कैथरीन अनेने ने वाक़े की तफसीलात से आगाह किया कि मैगबान के इलाके में दाखिली तौर पर बेघर अफराद के लिए कायम कैंप पर हथियारों से मुसल्लह अफराद ने हमला किया जिसके नतीजे में कम अज कम 28 अफराद हलाक हुए। इस हमले की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताहम यानी शाहिदीन ने बताया कि राइफलें और दीगर हथियार लिए कुछ लोग आए और उन्होंने कैंप में आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़े से कबल 5 अप्रैल को ओटकोपो के दूरफ्तादा जुमोत केदी नामी गांव में मुबैना तौर पर चरवाहों के एक मुसल्लह ग्रोह ने एक फर्द की आखिरी रसूमात में शरीक लोगों पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। ओटकोपो के चेयरमैन बाकू एजी ने गैर मुल्की खबरसां इदारे को बताया कि इस हमले में दर्जनों अफराद मारे गए। गवर्नर बेनवे के सिक्योरिटी एडवाइजर पाउल हेम्बा के मुताबिक इस हमले के बाद 46 लाशें करीबी अस्पतालों में पहुंचाई गईं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया की मुतअद्दिद रियासतों में काश्तकारों और चरवाहों के दरमियान कई बरसों से सख्त कशीदगी पाई जाती है। चरवाहे बढ़ती हुई आबादी के सबब ज़ेरे काश्त जमीन के रकबे में इजाफे की वजह से खत्म होती कुदरती चरागाहों की वजह से परेशान हैं। वो किसानों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं जिसकी वजह से उनके लिए खेती बाड़ी करके रोजगार कमाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से उनके दरमियान मुसल्लह तसादुम होते रहते हैं। नाइजीरियन हुक्काम भी हालिया तनाज़ात को इन्हीं वाक़यात का शाखसाना करार दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े के वाक़यात के बाइस सैकड़ों अफराद इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं। नाइजीरिया के सदर मोहम्मदो बुहारी ने हमले के दोनों वाक़यात की मजम्मत करते हुए इन इलाकों में हुक्काम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग बढ़ाने का हुक्म दिया है। पेट्रोलिंग बढ़ाने का हुक्म दिया गया है, लेकिन लगता ऐसा है कि ये महज पेट्रोलिंग बढ़ा देने से वाक़यात थमने में नहीं आने वाले हैं। बहरहाल जी, अपडेट हम आपको करते रहेंगे। आज के मेरे शो का वक्त खत्म हुआ। कल मेरी दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। ट्यूनिस में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूबने से 4 अफराद हलाक और 23 लापता हो गए। कश्तियां डूबने का वाकया साहिली शहर स्फैक्स के करीब पेश आया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने 53 अफराद को बचा लिया जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। पनाह गुज़ीनों की कश्तियां गैर कानूनी तारिकीन वतन को लेकर ट्यूनिस से इटली जा रही थीं। ट्यूनिस में सिर्फ 1 माह में 7 कश्तियां डूबने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें मजमूई हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई है। शुमाली कोरिया ने जोहरी सलाहियत के हामिल ज़ेरे आब हमला करने वाले ड्रोन का एक और तजर्बा किया है। हाइल 2 नामी ड्रोन 71 घंटे और 6 मिनट तक पानी के अंदर रहा जिसके बाद उसने 1000 किलोमीटर फासला तय करके हदफ को निशाना बनाया। शुमाली कोरिया ने 1 हफ्ता कबल हाइल 1 का तजर्बा किया था। जनूबी कोरिया और अमरीका की मुश्तरका जंगी मशकों के बाद शुमाली कोरिया की अस्करी सरगर्मियों में तेजी आ गई है और उसने हालिया दिनों में मिसाइल के कई तजर्बात किए हैं।
सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा हुस्न क़िरात का मुकाबला हुआ। ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कारी यूनुस शाह मरादी ने ये मुकाबला जीतकर 30 लाख सऊदी रियाल्स का इनाम हासिल कर लिया। सामीन के ईमान को ताज़ा करने वाले मजमुई तौर पर 20 फातिहीन में इनामात की बारिश की गई। इस मुकाबले की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा इनामात देने वाला मुकाबला ही नहीं, बल्कि इन मुकाबलों के दौरान मुख्तलिफ कैटेगरीज में 6 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। ये रिकॉर्ड गिनीज बुक के नुमाइंदों की मौजूदगी में बने और उन्होंने खुद सर्टिफिकेट्स जारी किए। अलजायर में इमाम मस्जिद को दौरान तरावी कंधे पर चढ़ने वाली बिल्ली से हुस्न सुलूक ने उन्हें आला तरीन अवार्ड दिलवाया। बिल्ली के साथ इस हुस्न सुलूक पर इमाम मस्जिद अल शेख वलीद महास को हुकूमत अलजायर की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। वजीर मजहबी उमूर डॉक्टर यूसुफ बेल महदी ने बाज़ाब्ता खुद इमाम से मुलाकात करके उनके हुस्न सुलूक की तारीफ की और उन्हें मुल्क के आला तरीन एजाज से नवाजा। इमाम मस्जिद वलीद महास ने फेसबुक पर शेयर किए जाने वाले पैगाम में बताया कि बिल्ली अचानक आकर उनके कंधे पर बैठ गई थी। हमारा मजहब इस्लाम जानवरों के साथ भी प्यार और नरमी का सबक देता है, इसलिए मैंने उसे हटाने की कोई कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश थी कि वो ऐसे ही सुकून से बैठी रहे। नीदरलैंड्स के मैथ्यू वेंडर पोयल ने पेरिस रोबे साइकिल रेस जीत ली है। 28 साला डच साइकिल सवार का ये पहला पेरिस रोबे एजाज है। एक रोजा रेस पेरिस से रोबे तक 257 किलोमीटर के फासले पर मुहित थी। वेंडर पोयल ने मुकर्ररा फासला 5 घंटे 28 मिनट और 41 सेकंड में तय किया। दूसरी पोजीशन का फैसला भी मुश्किल रहा, ताहम बेल्जियम के जेस्पर फिलिप्सन दूसरे और वोट वेन आर्ट तीसरे नंबर पर रहे।